सपने हैं लहरे मंजिले है दूर युवा तुम कुड़िया हाथ तेरा मिल। नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे संसाधन की गहराई में उतर रहे हैं जो बहुत जरूरी है, लेकिन हम अक्सर उसे मानकर चलते हैं, भूजल। हाँ बिल्कुल। सोचिए, गांव में पीने का 85% पानी और हमारी 65% सिंचाई इसी पर निर्भर है। सही बात है, पर यही जीवनदायी स्रोत आज एक गंभीर एक अदृश्य संकट से जूझ रहा है, प्रदूषण का संकट। प्रदूषण। हाँ, हाल ही में केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB की रिपोर्ट आई है और उसके आंकड़े वाकई चिंताजनक है। देश के कई हिस्सों में पानी के नमूनों में खतरनाक रसायन तय सीमा से कहीं ज्यादा पाए गए हैं। अच्छा, हाँ, और यही आज हमारी पड़ताल का विषय है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे भूजल में ये जहर घुल क्यों रहा है, इसके नतीजे क्या हैं और इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। बिल्कुल, और इसमें जैसा आप कह रहे थे, ये दिलचस्प है कि इसके पीछे कुदरत और इंसान दोनों का हाथ है। तो कहाँ से शुरू करें? मुख्य प्रदूषक कौन से हैं? चलिए, कुछ मुख्य प्रदूषकों और उनके असर से शुरू करते हैं। एक बड़ी चिंता है नाइट्रेट। हाँ। CGWB की जो ताज़ा रिपोर्ट है 2024 वाली, हाँ। वो बताती है कि कई जिलों में, खासकर उत्तर भारत में, पानी के नमूनों में नाइट्रेट की मात्रा खतरनाक स्तर पर है। करीब 440 जिलों के 20% से ज्यादा नमूने दूषित मिले। और नाइट्रेट तो सीधे स्वास्थ्य पर असर डालता है ना? बिल्कुल असर डालता है, खासकर बच्चों पर। मैंने वो ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में सुना था। हाँ, बिल्कुल। ये मेथहेमोग्लोबिनेमिया या जिसे आम भाषा में ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, वो गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। शिशुओं के लिए बहुत खतरनाक है। और आंकड़े बताते हैं कि पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्यों में पिछले कुछ सालों में नाइट्रेट विषाक्तता के मामले असल में बढ़े हैं। अस्पताल में भर्ती होने वालों में करीब 28% वृद्धि देखी गई है सिर्फ 5 सालों में। ये चिंता की बात है। ये तो गंभीर है। नाइट्रेट की तरह ही एक और तत्व जो बड़ी चिंता का विषय है वो आर्सेनिक है, शायद खासकर गंगा के मैदानी इलाकों में। सही कहा, आर्सेनिक पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी से लेकर असम तक, ये पूरी गंगा बेल्ट जो है, कई इलाकों में आर्सेनिक WHO की सुरक्षित सीमा जो 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है, उससे कहीं ज्यादा पाया गया है। कितना ज्यादा? यूपी के कुछ जिलों जैसे बलिया, वहां तो 200 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक मिला है। मतलब WHO की सीमा से 20 गुना ज्यादा। 20 गुना? हाँ, और इसका सीधा संबंध कैंसर, न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें, त्वचा के घाव, यहाँ तक कि गैंग्रीन जैसी हजारों स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा गया है। ये एक तरह का धीमा जहर है। ये तो वाकई डरावना है। और सिर्फ आर्सेनिक ही नहीं, फ्लोराइड की समस्या भी काफी व्यापक है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, फ्लोराइड भी एक बड़ी चुनौती है। देश के लगभग 20 राज्यों के कोई 230 जिले इसकी चपेट में हैं। 230 जिले? जी, मध्य प्रदेश के झाबुआ जैसे आदिवासी इलाकों से लेकर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक लाखों लोग डेंटल फ्लोरोसिस यानी दांतों का खराब होना और स्केलेटल फ्लोरोसिस जिसमें हड्डियां कमजोर और टेढ़ी हो जाती हैं, उससे पीड़ित हैं। एक अनुमान है कि भारत में करीब 6.6 करोड़ लोग स्केलेटल फ्लोरोसिस से प्रभावित हैं। 6.6 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। राजस्थान में तो शायद गांव के गांव प्रभावित हैं। हाँ, राजस्थान में 11,000 से ज्यादा गांव में मामले दर्ज हैं। और अब तो पानी में यूरेनियम मिलने की खबरें भी आ रही हैं। ये कहां से? पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में। हाँ, यूरेनियम। इसके पीछे फॉस्फेट उर्वरकों का अत्यधिक इस्तेमाल और साथ ही भूजल का अनियंत्रित दोहन, ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है। अच्छा, उर्वरक और ज्यादा पानी निकालना। पंजाब का एक अध्ययन हुआ था, उसमें भी WHO की सीमा 30 माइक्रोग्राम लीटर से ज्यादा यूरेनियम पाया गया और इससे किडनी को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है, जिसे नेफ्रोटॉक्सिसिटी कहते हैं। ओह, इनके अलावा लोहा और खारेपन की समस्या भी तो है। हाँ, वो भी है। CGWB रिपोर्ट के अनुसार 13% से ज्यादा नमूनों में लोहे की मात्रा सुरक्षित सीमा से ज्यादा थी और तटीय राज्यों में समुद्र का पानी घुसने से खारापन बढ़ रहा है, मतलब क्लोराइड ज्यादा है। और ये सिर्फ तटों पर नहीं, अंदरूनी इलाकों में भी है। हाँ, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के कुछ अंदरूनी इलाकों में भी लवणता एक मुद्दा है। इससे पेट की बीमारियों और बच्चों में विकास संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये सब खतरनाक तत्व, नाइट्रेट, आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, लोहा, खारापन, ये सब आखिर हमारे भूजल में आ कहां से रहे हैं?
क्या ये सब प्राकृतिक हैं? देखिए, इसके दो मुख्य पहलू हैं। एक तो है प्राकृतिक या कह लें भूगर्भीय कारण, मतलब जमीन के नीचे की बनावट। जी। कुछ चट्टानों और खनिजों में आर्सेनिक, फ्लोराइड या यूरेनियम स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं। वो धीरे धीरे पानी में घुलते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन मानवीय गतिविधियां इस प्रक्रिया को बहुत तेज कर देती हैं और समस्या को कई गुना गंभीर बना देती हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे कि खेती-बाड़ी, उद्योग। हाँ, बिल्कुल। जैसे खेती में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक खाद और कीटनाशक, ये नाइट्रेट प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। फिर भूजल का अंधाधुंध दोहन। हम पानी खींचते जा रहे हैं, इससे न सिर्फ पानी का स्तर नीचे जा रहा है, बल्कि जो पानी बचा है उसमें इन प्रदूषकों की मात्रा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, बढ़ जाती है। अच्छा, तो कम पानी में ज्यादा जहर। हाँ, एक तरह से। और जब हम ज्यादा गहराई से पानी खींचते हैं तो जमीन के और गहरे स्तर से भी आर्सेनिक और यूरेनियम जैसे तत्व ऊपर पानी में मिल जाते हैं। समझ गया। और उद्योगों का क्या रोल है? उद्योगों से बिना ट्रीटमेंट के छोड़ा गया कचरा, उसमें भारी धातुएं हो सकती हैं, जैसे पारा, सीसा। अभी यूपी के बागपत में बुधपुर का मामला सामने आया था, जहां औद्योगिक कचरे से मौतें हुई। हाँ, मैंने पढ़ा था। और साथ ही कई जगहों पर खराब स्वच्छता व्यवस्था, सीवेज का ठीक से निपटान न होना, इससे रोग फैलाने वाले जीवाणु और नाइट्रेट भी रिस कर भूजल को दूषित करते हैं। ओडिशा के पेकारापुर में इसी वजह से बीमारी फैली थी। तो कई सारे मानवीय कारण हैं, खेती, पानी का अत्यधिक दोहन, उद्योग, खराब सफाई। जी, और इन सब के ऊपर एक और बड़ी समस्या है संस्थागत तालमेल की कमी। जैसे CGWB, CPCB जैसी अलग-अलग संस्थाएं हैं, पर उनमें समन्वय उतना बेहतर नहीं है। नियमों का ढीला रवैया, उनका ठीक से लागू न होना और रियल टाइम डेटा की कमी, ये सब मिलकर इस संकट को और गहरा करते हैं। सरकार ने कुछ पहले तो की हैं, जैसे जल शक्ति अभियान, राष्ट्रीय जल भ्रत मानचित्रण परियोजना और अटल भूजल योजना। हाँ, पहले हुई हैं और वे सही दिशा में हैं। खासकर समुदाय आधारित प्रबंधन पर जोर देना, जैसे अटल भूजल योजना में है। ये महत्वपूर्ण है। पर क्या ये काफी है? आगे क्या करने की जरूरत दिखती है? मतलब ठोस कदम क्या होने चाहिए? देखिए, पहले अच्छी हैं, पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सबसे पहले तो एक मजबूत एकीकृत राष्ट्रीय भूजल कानून की सख्त जरूरत है, जो पानी निकालने और उसके इस्तेमाल को ठीक से रेगुलेट करे। कानून, ठीक है। और खेती के स्तर पर? कृषि में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करना होगा। इसके लिए सटीक कृषि, मतलब प्रिसिजन एग्रीकल्चर और जैविक खेती जैसे विकल्पों को बड़े पैमाने पर अपनाना और प्रोत्साहित करना होगा। और उद्योगों और शहरों का कचरा? उद्योगों के लिए सख्त नियम बनाने होंगे और ये सुनिश्चित करना होगा कि वो प्रभावी अपशिष्ट उपचार संयंत्र यानी ETPs लगाएं और चलाएं। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का लक्ष्य रखना चाहिए। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज? हाँ, और शहरी क्षेत्रों में सीवेज और कचरा प्रबंधन को युद्ध स्तर पर सुधारना होगा। मौजूदा नियमों जैसे CGWA के दिशा निर्देश हैं, उन्हें सख्ती से लागू करना सबसे जरूरी है। सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं। सही कहा, नियम लागू होना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ कानून और तकनीक से बात नहीं बनेगी। स्थानीय समुदायों को जल प्रबंधन में शामिल करना होगा। उन्हें जागरूक करना, जल उपयोगकर्ता संघों को मजबूत करना, ये बेहद अहम है। हाँ, लोगों की भागीदारी। जी, और साथ ही बेहतर निगरानी चाहिए। रियल टाइम डेटा के लिए सेंसर नेटवर्क्स, AI का इस्तेमाल हो सकता है। और फिर स्थान विशिष्ट समाधान, जैसे जहां प्रदूषण ज्यादा है वहां सामुदायिक जल शोधन संयंत्र लगाए जाएं। तो कुल मिलाकर ये बात अब सिर्फ पानी की कमी की नहीं रही, ये पानी की गुणवत्ता, उसकी सुरक्षा और शायद हमारे अस्तित्व की भी है। बिल्कुल सही। ये एक बहुआयामी चुनौती है। इसके लिए एक ऐसी रणनीति चाहिए जिसमें विनिमयन, तकनीक, स्वास्थ्य और सबसे जरूरी जन भागीदारी सब शामिल हों। सबको साथ लेकर चलना होगा। और शायद यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। अगर हमें अपने इलाके के पानी की गुणवत्ता की सही और समय पर जानकारी मिलने लगे, तो क्या ये हमें एक समुदाय के तौर पर बेहतर प्रबंधन और सुरक्षित पानी की मांग करने के लिए ज्यादा सशक्त नहीं बनाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।